यूट्यूब वाला ने मना कर दिया। यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रीम भी कर सकते हैं राइट? हाँ स्ट्रीम मैंने के लिए किया है, स्ट्रीमिंग के लिए basically ये। चलो, as usual we are importing few functions, है ना? और यहाँ पे हम randomize search, grid search, cross reference code ये सब import कर रहे हैं, pipeline, one of encoder ये सब कर रहे हैं, ठीक है? हुआ नहीं हुआ, utility में से सब कुछ हो गया। अब हम यहाँ पे so from this lecture we will able to understand what is the random forest classifier और उसके मेन हाइपर पैरामीटर कौन से हैं। फिर रैंडम फॉरेस्ट को रैंडम क्यों बोलते हैं, व्हाट इज लाइक रैंडमनेस क्या है इसके अंदर, ये देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे अदर ट्री बेस्ड मॉडल जिसको हम XGB और LGBM बोलते हैं। सो बेसिकली ये दोनों मॉडल है, इसके हम काइंड ऑफ वो ये जो दोनों मॉडल है इसके अंदर हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट हम लोग देखेंगे वैल्यू क्या है, ठीक है, मतलब इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि XGBoost का पूरा आर्किटेक्चर नहीं देखेंगे और LGBM का भी पूरा आर्किटेक्चर नहीं देखेंगे। विल जस्ट नो कि ये भी एक ट्री बेस्ड एल्गोरिदम है और इसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे एनसेम्बल अप्रोच लाइक एवरेजिंग एंड स्टैकिंग क्या है, फिर हम लोग देखेंगे वोटिंग एंड स्टैकिंग किस तरीके से यूज़ होता है, और फिर sklearn के अंदर बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन है, सो वी विल यूज़ दिस इम्प्लीमेंटेशंस। एंड अगेन ये जो XGBoost और LightGBM है ये सारे मॉड्यूल्स है जो हमारे sklearn में अवेलेबल नहीं है, तो उसको आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। मोटिवेशंस, सो व्हाट डू यू मीन बाय एनसेम्बल्स? एनसेम्बल मतलब सिंपल हम मॉडल को कंबाइन करते हैं, है ना। एनसेम्बल मतलब मॉडल को कंबाइन करना, मतलब कहावत है हिंदी में एक से भले दो, है ना। मतलब एक मॉडल सपोज लीनियर रिग्रेशन नहीं लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई कर रहे हो और दूसरा मॉडल में डिसीजन ट्री क्लासीफायर अप्लाई कर रहा हूँ, हो सकता है कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो कुछ और लर्न करे और डिसीजन ट्री कुछ और लर्न करे, और दोनों का हम काइंड ऑफ मीन निकालेंगे और वो हमारा मेन फंक्शन होगा, ठीक है। और हमें एक और चीज़ पता है कि डिसीजन ट्री एल्गोरिदम 100% एक्यूरेट होता है, ग्रो हो सकता है अगर हम उसको प्रूव ना करें तो। स्टार्टिंग के लेक्चर में देखा था मैक्स डेप्थ अगर ना हटाए ना रखे तो अगर वो फुल्ली ग्रोन डिसीजन ट्री 100% ग्रो होगा, तो हम क्या करेंगे। सो बेसिकली ये जो एनसेम्बल कंसेप्ट है वहीं से आया है, मतलब एनसेम्बल कंसेप्ट इज नॉट न्यू बट ट्री को ध्यान में रख के एनसेम्बल यूज़ किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट अगर मैं ऐसे 5 ट्री बनाऊँ और हमें ये भी पता है कि अगर मैं एक ट्री में सिर्फ हमारे पास 100 कॉलम है और मैं ये कह रहा हूँ एक ट्री बना रहा हूँ जिसमें मैं ओनली 30 कॉलम ले रहा हूँ, रैंडमली 30 कॉलम चूज़ कर रहा हूँ, दूसरे ट्री में रैंडमली 30 कॉलम चूज़ कर रहा हूँ, ऐसे 5-6 काइंड ऑफ हम लोग डिसीजन ट्री बना रहे हैं। हो सकता है इसमें अलग कॉलम है, इसमें अलग कॉलम है, इसमें अलग कॉलम है, रूट अलग होगा, लीफ नोड अलग होगा, है ना, सब में कॉलम वैल्यू चेंज होगी तो, और हर एक ट्री 100% ग्रो होगा, तो हम क्या करेंगे उसको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सेम टेक्निक यहीं से अगेन। अब एनसेम्बल एक बहुत ही जनरल टेक्निक है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई किया है, लाइक सिर्फ डिसीजन ट्री, आप मल्टीपल जो भी और भी जैसे SVM है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, सबको आप एक साथ कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड अगेन ये जो टेक्निक है ये काइंड ऑफ फेमस हुआ था जब ML स्टार्ट हुआ था, जब कैगल स्टार्ट हुआ था। कैगल में जो फर्स्ट प्राइज तो नहीं बोल सकते बट नेटफ्लिक्स ने एक कंपटीशन रखा था कैगल पे, ठीक है, और जो इसको जीतेगा उसको कुछ $1 मिलियन मिलेंगे, ठीक है। तो जो एल्गोरिदम अप्लाई हुआ था दैट वाज द एनसेम्बल एल्गोरिदम, उन लोगों ने अप्लाई किया था, समझ में आया? ओके, यस अभी भी है। एक मिनट, आपको क्या लगता है कैगल $1,000 का मिनिमम 1000 वो तो बहुत कॉमन हो गया, $1000 तो। कैगल कंपटीशन में आए और देखो क्या क्या कंपटीशन लॉन्च हो रहा है। एक मिनट, कंपटीशन ही है ना, मैंने एक बार टाइम देखा था ये ऑन गोइंग है, टाइटेनिक मशीन लर्निंग, ये तो जस्ट फॉर लाइक स्टार्टिंग के लिए, लर्निंग के लिए एक्टिव कंपटीशन ये रहा। कितना है ये? सर ये तो एडवांस वाला
सबसे ज्यादा एक्यूरेसी जिसको कि उसको ऐसा चलिए इंक डिटेक्शन सिर्फ accuracy वो तो चाहिए। इंक हाँ सिर्फ accuracy का नहीं होता, हाँ बहुत वो अलग बहुत अलग कुछ होता है। होगा कितने प्रेडिक्ट सही मतलब एक्यूरेसी इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। उनके पास अलग से डेटा होता है, हाँ, टेस्ट डेटा उनके पास अलग से होता है। वो टेस्ट डेटा पे वो लोग चेक करते हैं। आपको पूरा का पूरा मॉडल देना होता है, सिर्फ एक्यूरेसी नहीं, आपको पूरा का पूरा मॉडल देना होता है, वो लोग चेक करते हैं। फिर एक दूसरा है पार्किंसन डिजीज, मतलब आता है ना, वो हाथ पाँव हिलने लगते हैं, ठीक है। प्रिडिक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस $55, ऐसे बहुत सारे हैं चल रहे हैं, ठीक है। सम आर फॉर नॉलेज, सम आर फॉर दिस है ना, मतलब आप यूज़ कर सकते हो। ओके, जो फर्स्ट मॉडल था वो एनसेम्बल टेक्निक था, जिसका एक्यूरेसी कुछ इतना था, है ना। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द विनिंग सॉल्यूशन फॉर द कैगल कंपटीशन इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एनसेम्बल, मतलब कुछ वो लोग कहीं ना कहीं एनसेम्बल यूज़ करते ही है, ठीक है। एंड उसके बाद दिस फ्रॉड डिटेक्शन टेक्निक, मतलब एक कंपटीशन लॉन्च हुआ था, और उन लोगों ने बेसिकली हमें ये जो फ्रॉड वाला जो हम देखते हैं ना, लाइक बार बार फ्रॉड वाला, लाइक ये कस्टमर फ्रॉड है कि नहीं, और फिर हमने देखा था 99% एक्यूरेट था, क्योंकि उसमें से फ्रॉड वाले एग्जांपल बहुत ही कम थे, ठीक है। 98% था, फिर हमने लॉजिस्टिक लगाया था 99 था उसमें, ठीक है। तो ये वाले कंपटीशन में लाइक जब ये वाला कंपटीशन लॉन्च हुआ था, अगेन हमें पता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग भी बहुत ही ज़्यादा पीएचडी वाले या फिर जो मशीन लर्निंग पे पीएचडी वगैरह करते हैं वो लोग भी रहते हैं, तो वो लोग नया एल्गोरिदम खुद से बनाते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस कंपटीशन ये 3 एल्गोरिदम बना था, कैट बूस्ट, LGPM, लाइक लाइट GPM एंड XGBoost, ये 3 एल्गोरिदम डेवलप हुआ था। तीनों की एक्यूरेसी कुछ इस तरीके से थी, ठीक है। हाँ एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग, ठीक है। और हम ये तीनों मॉडल को देखेंगे। सो की आइडिया क्या है इसके अंदर, कि ग्रुप्स कैन ऑफन मेक बेटर डिसीजन देन इंडिविजुअल। एनसेम्बल मतलब हम ग्रुप्स ऑफ एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं, तो ग्रुप्स ऑफ एल्गोरिदम, सपोज कि मैं पांच एल्गोरिदम यूज़ कर रहा हूँ लाइक क्लासिफिकेशन के लिए, और मेरा 2 एल्गोरिदम क्लास A कह रहा है, 3 एल्गोरिदम क्लास B कह रहा है, देन आई चूज क्लास B, क्योंकि 3 एल्गोरिदम की एक्यूरेसी क्लास B है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे भी काइंड ऑफ वोटिंग करते हैं, वोटिंग क्लासीफायर भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगेन लाइक द की आइडिया ये है कि विजडम ऑफ क्राउड, दिस इज अ बुक्स, और ये थियरी पे पूरा का पूरा बेस्ड है। अब आ जाते हैं हमारे एल्गोरिदम पे, ट्री बेस्ड एनसेम्बल मॉडल्स। सो अ नंबर ऑफ एनसेम्बल मॉडल्स हैं ML आर्किटेक्चर में या फिर ML लिटरेचर में, और जो मोस्ट सक्सेसफुल जो एनसेम्बल मॉडल है वो सारे के सारे ट्री बेस्ड मॉडल्स हैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर हम लोग देखेंगे रैंडम फॉरेस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग ट्री, एंड विल आल्सो टॉक अबाउट एवरेजिंग एंड स्टैकिंग एल्गोरिथम क्या है। विल नॉट सी डिटेल, मतलब बट थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि क्या होता है, नाम सुने तो पता चलना चाहिए। ट्री बेस्ड मॉडल में डिसीजन ट्री मॉडल्स है, और क्यों है अगेन ये जो ट्री बेस्ड मॉडल है, ये अगेन एक तो है कि इसकी बेनिफिट्स है कि हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं बहुत ईजिली, कौन सा रूट नोड है, क्या हमारा मतलब, अगर आप जो भी आउटपुट दे रहा है ये मॉडल, क्यों आउटपुट दे रहा है, और ये जो आउटपुट दे रहा है वो सही क्यों है, गलत क्यों है, वो सारा हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक डिसीजन बना के देता है, प्रॉपर रूल्स बना के देता है। और प्लस डिसीजन ट्री एल्गोरिथम के एक और फायदे हैं, आप नॉन टेक पर्सन को समझा सकते हो। कैसे? हाँ, मतलब कोई भी कॉमर्स पीपल भी समझ सकता है डिसीजन ट्री को, आप उसको इजीली समझा सकते हो। अब सपोज इसके जगह पे SVM है, वो पूछेगा ऐसा क्यों है, तो आपके पास जवाब नहीं होगा, है ना। लाइक सपोज अगर आप SVM अप्लाई कर रहे हो क्लासिफिकेशन के लिए, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये मॉडल ये आउटपुट इतना % एक्यूरेसी है क्यों दे रहा है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मूला नहीं, ये रूल्स नहीं बनाता। बट ट्री बेस्ड एल्गोरिथम रूल्स बना के देता है, तो आप इसको बिजनेस में डायरेक्टली इम्बेड कर सकते हो, ठीक है। इसके एक और फायदे हैं, दे कैन कैप्चर नॉन लीनियर रिलेशनशिप, एंड अगेन इसके अंदर हमें स्केलिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डेटा स्केलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डेटा स्केलिंग की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब मैं डिफरेंट कॉलम को एक साथ देखता हूँ। लेकिन ट्री बेस्ड एल्गोरिथम क्या करता है, डिफरेंट कॉलम को एक कॉलम करके देखता है, पहले कॉलम A, कॉलम D, कॉलम B ऑटोमेटिकली चूज करता है, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से सेपरेट करता है।
तो स्केलिंग का इशू है नहीं डिसीजन ट्री में, बट इन रियलिटी जब हम अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर भी स्केलिंग करते हैं, है ना? याद है ना ये सारा चीज? ठीक है। बट विद अ सिंगल डिसीजन ट्री दे आर लाइकली टू ओवरफिट। की आइडिया क्या है? सो बेसिकली वी विल कंबाइन मल्टीपल ट्री टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर मॉडल। मल्टीपल ट्री बनाएंगे स्ट्रॉन्गर मॉडल के लिए, एंड दिस काइंड्स ऑफ मॉडल आर एक्सट्रीमली पॉपुलर इन इंडस्ट्री एंड मशीन लर्निंग कम्युनिटी और द कंपटीशंस, जो ऑलरेडी हमने देख रखा है। સર મલ્ટિપલ ટ્રીઝને કમ્બાઈન કરે તો ટ્રીઝ ફર્સ્ટ હોય તે આખી ગ્રો નહીં કરવાની આપણે करवा सकते हो, लेकिन जब हम मल्टीपल ट्री कर रहे हैं तो हम सारे कॉलम नहीं लेंगे। ફર્સ્ટ 5 કોલમ્સ मतलब अगर हमारे पास 50 कॉलम है, देन आई चेक, देन आई चूज लेस देन जो भी हाफ है उसका, मतलब हाफ मतलब लेस देन 25 ऐसे उसका कॉलम। एक मॉडल बनाया और दूसरा का मॉडल बनाया, और ये जो कॉलम है रैंडमली चूज करेंगे हम, रैंडमली चूज करें और बाद में उस दोनों को मिक्स कर लें, मिक्स कर देंगे, ऐसे ही होता ठीक है? ओके, सो ये हमारा कौन सा डेटा सेट है? एडल्ट डेटा सेट, ये रहा डेटा सेट, ठीक है? अब अगेन, अब लिटरली हमें ये सब इसके ट्रीटमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट क्योंकि ये मतलब थ्योरेटिकली नहीं है, मतलब एचएस और ये जो बैचलर ये सब हम ऑटोमेटिकली हाथ से करने जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट एमएल मॉडल में हमें करना पड़ेगा, इसको कैटेगरिकल में बांटना पड़ेगा, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल फीचर अलग कर लिया, कैटेगरिकल फीचर सारे अलग कर लिए। ऑर्डिनल फीचर हमारा एजुकेशन है, क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ एजुकेशन 5 साल है किसी का और किसी का ग्रेजुएशन है, डिफरेंस है, है। तो इसलिए हम इसको ऑर्डरिंग फीचर्स में रखा है। बाइनरी फीचर्स रखा है, सेक्स को मेल या फिर फीमेल। ड्रॉप फीचर रेस और एजुकेशन, नंबर ऑफ एजुकेशन, ये देखो नंबर्स में दिया हुआ है, इसको वी विल ड्रॉप इट। टारगेट हमारा इनकम है, ठीक है, ये किया है। और प्लस यहाँ पे देखो एजुकेशन के अंदर ना एजुकेशन लेवल करके हम एक लिस्ट बना रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट लेवल हमारा प्री स्कूल है, फर्स्ट से फोर्थ, फिफ्थ से सिक्स, सिक्स से सेवन्थ। और ये कैसे मैंने चूज़ किया, इसके अंदर जो कैटेगरी है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बेसिकली ऑर्डरिंग दे रहे हैं, राइट? तो जब मैं ये बनाऊंगा ऑर्डिनल फीचर तो हम ये ऑर्डर्स को पास कर देंगे, ठीक है? अब मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर लाइक असर्ट फंक्शन क्या करता है पाइथन में, मतलब वो अगर कुछ भी error आया, सही है मतलब Verification कुछ नहीं करेगा, अब ऐसा एरर देगा अगर गलत है तो अगर ये मतलब बेसिकली एरर चेक करने के लिए या फिर एरर जनरेट करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? सो सब कुछ सही से है, दैट मीन्स कि हमने कोई भी वैल्यू को छोड़ा नहीं है ना? अब हमें पता है न्यूमेरिकल फीचर कौन सा है, कैटेगरिकल कौन सा है, ऑर्डिनल, बाइनरी, टारगेट कॉलम पता है, इनकम हमारा। और अब हम यहाँ पे पाइपलाइन बनाएंगे। पाइपलाइन में हमने न्यूमेरिक ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? न्यूमेरिक ट्रांसफॉर्मर में पहले पाइपलाइन बनाया, अगेन ये स्टैंडर्ड स्केल किया, ठीक है? फिर वैल्यू कहाँ गई इसके अंदर? ओके, ये तो जस्ट हम लोग ट्रांसफॉर्मर बना रहे हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, है ना? तो न्यूमेरिक ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? स्टैंडर्ड स्केल करेगा। ऑर्डिनल ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? पाइपलाइन में ऑर्डिनल एनकोडिंग करेगा। कैटेगरीज में हमने ये एजुकेशन लेवल पास कर दिया, ठीक है? और डेटा टाइप इंटीजर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये फ्लोट ले लेगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, कैटेगरिकल ट्रांसफॉर्मर में पाइपलाइन बनाया, सिंपल इंप्यूटर पहले तो, क्योंकि इसके अंदर हमारा कहाँ गया, मिसिंग वैल्यू था, ठीक है? कैटेगरिकल में तो स्ट्रेटेजी रखा है कांस्टेंट, तो कोई भी एक जो भी कांस्टेंट जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिकली फिल कर देगा, है ना, मिसिंग वैल्यू को। और ये हैंडल और नोट इग्नोर, ये क्या करता है? ये वो न्यू कैटेगरी कोई भी आएगी तो उसको कोई भी एक कैटेगरी का, सपोज कोई एक रो है जिसके अंदर एक ही कैटेगरी या फिर सारी कैटेगरी एक में ही आया, और जब हम सेपरेशन करते हैं तो एरर नहीं जनरेट करने देगा। बाइनरी ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे सिंपल इंप्यूटर कर रहे हैं, 1 और 10 का ड्रॉप इफ बाइनरी, तो क्योंकि हमें पता एक है ही कॉलम बनाएगा। एक ही कॉलम बनाएगा। हैंडल में तो वही होता है ना, कोई न्यू कैटेगरी आ गई कि इसमें हैंडल और मतलब क्या कि सपोज की कैटेगरी है प्री स्कूल, और प्री स्कूल की सिर्फ 2 ही वैल्यू है, ठीक है? मैंने जब सेपरेट किया वैलिडेशन और ट्रेनिंग में, और सपोज की ट्रेनिंग में ये जो वैल्यू है गया लेकिन वैलिडेशन में नहीं गया, ये जो सारा पूरा रो, तो होगा क्या कि इसमें चेक करेगा और वो नहीं मिलेगा तो एरर जनरेट करेगा। तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं हैंडल और वो हैंडल हम इग्नोर करते हैं, वहाँ पर वो जीरो कर देगा, जीरो कर देगा उसको जगह पे, ठीक है? अब ये सारे को कंबाइन करना है। मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर के अंदर यहाँ पे
सी तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ पाइपलाइन बनाया, पहला पाइपलाइन, दूसरा, तीसरा, सिर्फ, और फिर इसके अंदर सारे न्यूमरिक ट्रांसफार्मर के ऊपर न्यूमरिक फीचर, ऑर्डिनल ट्रांसफार्मर ऑर्डिनल फीचर, बाइनरी ट्रांसफार्मर बाइनरी फीचर पे, और ये हमारा कैटेगरिकल पे, और ड्रॉप कर देंगे एंड दैट्स इट। ये हमारा पूरा पाइपलाइन रेडी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल ये जो ट्रेन डीएफ नैन है इसके अंदर से हम पहले कॉलम वाले को निकालेंगे। कॉलम हमारा ये क्या है कि टारगेट कॉलम्स को हम ड्रॉप करेंगे, बाकी को रख लेंगे, ठीक है। ट्रेन डीएफ नैन में टारगेट, तो एक्स ट्रेन में बिना टारगेट वाला और वाई ट्रेन में सिर्फ टारगेट वाला, और वैसे ही टेस्ट डेट। और ये हमने नैन वैल्यू से रखा था क्या, ओके, यहाँ पे हमने रिप्लेस किया था नैन वैल्यू को, इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा प्री प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे डू वी हैव क्लास इम्बैलेंस और नॉट। अब ये कैसे चेक करेंगे, वैल्यू काउंट्स देख लेंगे इनकम में, और यहाँ पे नॉर्मलाइज देखेंगे, ट्रू है, बेसिकली ये हमारा परसेंटेज में बना के दे देगा। अब क्या है इसमें, लेस देन 50%, लेस देन 50,000 वाला जो इनकम है वो 75% डेटा है, और ग्रेटर देन 50,000 वाला डेटा 24% ऑफ द डेटा है, ठीक है। आ रहा है समझ में, आपको आ रहा है समझ में? पाइपलाइन पहली बार देखा। आई नो, ठीक है, कोई नहीं। पाइपलाइन इज जस्ट साइकिट लर्न में पहले से था, शायद बताया नहीं होगा आपको, बट पाइपलाइन इज लाइक कि 3-4 स्टेप को एक साथ कंबाइन कर दे रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, स्कोरिंग मैट्रिक्स में हमने एक्यूरेसी को रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिक्शनरी बना रहे हैं रिजल्ट्स करके, और इसके अंदर हम डमी क्लासीफायर अप्लाई कर रहे हैं। डमी क्लासीफायर क्या करेगा, बेसलाइन मॉडल है, स्ट्रेटिफाइड। अगेन यहाँ पे स्ट्रेटेजी में रखा है स्ट्रेटिफाइड, बाय डिफॉल्ट क्या था, बाय डिफॉल्ट क्या होता था, मोस्ट फ्रीक्वेंट होता था। अब ये स्ट्रेटिफाइड का मतलब सिंपल इंग्लिश में क्या होता है, स्ट्रेटेजी से कुछ करता है वो, वही होता है, 1 by 1 होता है स्ट्रेटिफाइड। पता नहीं, लेकिन लॉजिकली बोल सकता है कि वो खुद अपने हिसाब से रन करेगा, बात तो पहली बात स्ट्रेटिफाइड, मतलब वही होगा ना, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड में आया था, के फोल्ड में, हाँ मैं वही बोल रहा था। 0.1% मतलब फोल्ड करते हैं, तो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है 0.1% हर एक क्लास की वैल्यू, हर एक फोल्ड में 0.10% टेस्टिंग डेटा होगा ही हर एक क्लास का, हर एक क्लास का, तो मतलब परसेंटेज वाइज हर एक क्लास में सेपरेट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं डमी क्लासीफायर में स्ट्रेटेजी में स्ट्रेटिफाइड रख रहे हैं, एक मिनट रुको ना, देख लेते हैं। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट और प्रायर होता है, प्रायर में क्या मैंने कुछ चेंज किया है क्या? तो वही देता है, नहीं, स्ट्रेटेजी प्रायर है बाय डिफॉल्ट। स्ट्रेटिफाइड क्या करता है, कहाँ गया? ऊपर लास्ट में ये वहाँ पर सेकंड थर्ड नीचे ये तो मैं देख रहा हूँ, हाँ वही लेकिन इसका नीचे का उसके नीचे strategy most frequent prior stratified. This will predict probability method. This will give you predict probability वाला फंक्शन, हर एक क्लास की कितना परसेंटेज है ना, predict probability method randomly sample one hot vector from a multinomial distribution parameterized by the empirical class prior probability. Predict method return the class level which got probability 1. So basically ना जिसकी probability ज़्यादा होगी each sample row of both method प्रायर जो तो क्यों is therefore independent and identically distributed. सर इसमें ये सब सारी स्ट्रेटेजी दी, आउटपुट तो जो ज़्यादा होगा वही आने वाला है। इसमें से आउटपुट तो ज़्यादा होगा भाई, इसमें बहुत हाईटेक क्या randomly sample one hot vector, वन हॉट हर एक का है, मतलब क्लास, हाँ हर एक का, from a multinomial distribution parameterized by the empirical class prior probability. प्रोबेबिलिटीज मतलब कुछ करे बिना उसके प्रोबेबिलिटी। The method return the class level which got probability 1 in one hot vector. Basically ये predict probability वाला फंक्शन देता है। सर ये इसमें लिखा है कि ये मतलब ये प्रायर वाला है, तो वहाँ पर लिखा always return the most frequent class level in the observed y,
और मोस्ट ये तो डिफॉल्ट है ना, ये डिफॉल्ट में प्रायर है। वो इसने वो मोस्ट फ्रीक्वेंट दिया है मेथड ऑलवेज रिटर्न द मोस्ट Always return the most frequent class level in observed Like y most argument frequently passed to tried, this like most frequent predict probability always return the empirical class distribution of y कहाँ गया तो इसने मतलब ये दोनों Predict की क्या class जरूरत है? prior distribution दोनों सेम काम कर रहे तो भी उसको देखना આમાં છે ને પ્રિડિક્ટ પ્રોગ્રામમાં બે No, 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 no. જો પ્રિડિક્ટ પ્રોગ્રામ ને આમાં બેમાં પ્રિડિક્ટ પ્રોગ્રામ प्रायर में पहले अलग था, नहीं मतलब प्रायर का सिंपल मीनिंग है कि जो पहले उसको रिटर्न हुआ most frequent class level in observed y argument passed to the fit the predict probability method यहाँ पे returns the matching one hot encoded vector and this return the empirical class distribution of y also known as ये statistics का है ठीक है, बट बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y also known as empirical class prior distribution। एक मिनट रुको, we apply this thing, ठीक है, एंड स्ट्रेटिफाइड में क्या था, प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी एक एक करके देखता है, रिटर्न द क्लास लेवल विच गॉट प्रोबेबिलिटी 1 इन दिस, मतलब विच गॉट प्रोबेबिलिटी 1 इन इस सैंपल रो ऑफ बोथ अगर हम सपोज इफ वी डू दिस थिंग, ठीक है, एंड लेट्स सी रिजल्ट क्या है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा है सेम मीन वेरिएबल से मतलब ये हमारा 75 आना चाहिए था, राइट, डमी क्लासीफायर में, बट हमें क्या मिला 63, ठीक है, से एक काम करो वो स्ट्रेटिफाई है ना उसके साथ प्रायर कर दे एक बार और बाद में क्या हाँ 75 75, बाद में ठीक है, और हम मोस्ट, और इसके बाद एक और क्या था हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट, है ना, दोनों सेम है, बट ये जो स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड है, एक मिनट वापस से रीड करने दो, दिस इज जिब्रिश लैंग्वेज। Predict method randomly sample one hot vector from multinomial distribution parameterized by empirical class prior probability. The predict method return the class label which got probability, क्या ये रिटर्न करता है, class labels which got probability 1 in one hot vector of predict probability। वन मतलब उसको चूज करेगा जिसको ये प्रायर मतलब जिसकी जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा उस क्लास को ये देगा। दिस इज द व्हाट इट सेज। फिर ईच सैंपल रो ऑफ बोथ मेथड, ईच सैंपल्ड रो ऑफ बोथ मेथड इज देयरफॉर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। दैट मीन्स ये दोनों पे डिपेंडेंट नहीं होगा, दोनों को अलग अलग देखेगा, ऐसा फालतू। सर शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वैसा कुछ नहीं है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब वही है कि अगर हमें सेपरेट करना है, 3 क्लास है तो तीनों क्लास को हम इक्वल प्रोबेबिलिटी देके सेपरेट करते हैं, तीनों क्लास को हम इक्वल प्रोबेबिलिटी देके सेपरेट करते हैं। ये हमने क्रॉस वैलिडेशन वाले टेक उसमें देखा था, है ना। स्ट्रेटिफाइड में तो वही करता है कि अगर हमारे पास क्लास इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता है तो फोल्ड क्या करता है कि हर एक मतलब सेपरेशन सही रखता है, मतलब परसेंटेज रखता है, परसेंटेज सेम रहता है ना।
तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिमिलर करता होगा। y हमारा 2 है तो दोनों को उसने सेम तरीके से सेपरेट किया, दोनों को अलग अलग। तो कोई और वेबसाइट मिलेगा जिसमें सिंपल है? नहीं मिलेगा मेथड रैंडमली, क्योंकि इस क्लासिफायर को कोई नहीं यूज करता, इसलिए नहीं मिलेगा। Method randomly sample one hot vector from multinomial distribution parameterized by this. The predict method return the class level which Sir, code yes. probability 1 in one hot vector of predict probability. Predict probab. सर ऐसा देखो वो लिखा है ना एम्पिरिकल क्लासिफायर प्रोबेबिलिटी कि ये बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है वो पैरामीटराइज मतलब दो लिमिट रख रहा है उसमें से रैंडमली वो ले रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में से, ऐसा बोल रहे हैं वो फर्स्ट में रैंडमली से वो रैंडमली परसेंटेज ले रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। मल्टी आउटपुट नहीं चाहिए मेरे को, डमी क्लासिफायर। मेक प्रेडिक्शन दैट इग्नोर द इनपुट। इसके टाइम क्या है? ओ दिस इज अ न्यू समथिंग है ना, रॉकेट क्लासिफायर, आर्सेनल, टाइम सीरीज। देखो ऐसा साइकिल मतलब ये मतलब प्रायर को हम देखते हैं तो उसमें वो क्लास हमें बताता है, लेकिन प्रायर क्या करता है कि हर एक की वैल्यू जो मेजॉरिटी होगी वही दे देता है। स्ट्रेटिफायर में वो ऐसा नहीं करता है। तो क्या करता है બે ક્લાસ આપે છે ઈ સર લેસ ધેન ની આપે છે અને ગ્રેટર ધેન ની આપે છે બોથ માં છે ओके ठीक है, कभी समय मिला तो इसके बारे में रिसर्च करेंगे। विल नॉट मतलब इसके बारे में ज़्यादा नहीं डिटेल देख रहे हैं क्योंकि हम इसका यूज़ भी नहीं करना है ना, डमी क्लासिफायर, डमी रिग्रेशन। ओके सो हमारे पास जो बेसलाइन मॉडल है दैट इज 63%, ठीक है, ट्रेनिंग और टेस्ट दोनों का। अब बात करते हैं डिसीजन ट्री क्लासिफायर का। तो लेट्स ट्राई दिस वन। डिसीजन ट्री क्लासिफायर में क्या कर रहे हैं हम, पहले पाइपलाइन बनाया हमने, प्री प्रोसेसर जो ऊपर हमने बनाया था प्री प्रोसेसर है ना, इसको लिया और फिर हम डिसीजन ट्री क्लासिफायर में रैंडम स्टेट पास कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं मीन स्टैंडर्ड क्रॉस वाइज स्कोर के अंदर वैल्यू क्या है, ठीक है। कितना आया 81% और टेस्टिंग में, और ट्रेनिंग में कितना आया 100%। अरे हमें पता ही तो था, पता था ना कि डिसीजन ट्री में 100% आएगा, बट 81% इसमें आ रहा है ना। ओके सो ये हमारे पास दो मॉडल है 63, 81। अब हमें ऐसा क्लासिफायर बनाना है जो इससे ज़्यादा है तो कोई मीनिंग बनता है, तो नहीं तो कोई मीनिंग नहीं बनता, राइट। पहले बात करेंगे रैंडम फॉरेस्ट की। अब रैंडम फॉरेस्ट क्या है? सो जनरल आइडिया इज सिंगल डिसीजन ट्री इज लाइकली टू ओवरफिट, ठीक है। यूज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स डिसीजन ट्री, डाइवर्स मतलब डिफरेंट डिसीजन ट्री यूज करो, एंड ईच ट्री ओवरफिट ऑन सम पार्ट ऑफ द डेटा। जब हम डिफरेंट डिसीजन ट्री बनाएंगे हमें पता है तो कहीं ना कहीं वो जाके ओवरफिट होगा। मे बी पहले वाले डिसीजन ट्री में लीफ नोड कोई और होगा, दूसरे वाले डिसीजन ट्री में लीफ नोड कोई और होगा, ठीक है। बट वी कैन रिड्यूस ओवरफिटिंग बाय एवरेजिंग द रिजल्ट्स। जब हम रिजल्ट्स को एवरेज आउट करेंगे तो ये ओवरफिटिंग चला जाएगा, और ये मैथमेटिकली वी कैन सी दिस। बट रैंडम फॉरेस्ट के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, sklearn में से एनसेम्बल इंपोर्ट करेंगे, लाइक एनसेम्बल मॉड्यूल में से रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर इंपोर्ट किया, यहाँ पे पाइपलाइन बनाया, पाइपलाइन बनाने के बाद ही हम रिजल्ट्स देख रहे हैं। चल भाई कितना है 100%, 85। वैलिडेशन स्टिल ओवरफिटिंग। हाँ रैंडम फॉरेस्ट वही करते हैं, वो अलग अलग ट्री बनाते हैं, सेम डेटा पे अलग अलग ट्री बनाएगा। कितनी ट्रीज देगा वो
वो हम फिक्स कर सकते हैं, हम इसके अंदर पास कर सकते हैं कितनी ट्री चाहिए रैंडम फॉरेस्ट में, ठीक है। मतलब ये फीचर्स है सब, उसमें कुछ फीचर लेगा एक ट्री बनेगा, कुछ फीचर दूसरे उसके अलावा कुछ लेगा, ऐसा करेगा। दोनों का मर्ज करेगा। और सर हर एक ट्री में दोनों का features average। यूनिक हो गए कि इस मतलब नहीं suppose रैंडमली ID होगा, ऐसा कुछ कॉमन भी हो फिक्स ऐसा कुछ सकता है। कॉमन भी हो सकता इसमें है तो रैंडमली कोई इसमें भी यही होगा और एक्स्ट्रा कोई एक और होगा, ऐसा नहीं हो सकता, स्ट्रेटजी होती है इसमें। बाद में वो सब ट्रीज का एवरेज करेगा वो। आई थिंक ना ये जो रैंडमनेस है इसके अंदर, रैंडम क्लासिफायर के अंदर, मतलब इसके अंदर जो रैंडमनेस पार्ट है आई थिंक डेटा के बेस्ड पे है, ये डेटा या फिर कॉलम के बेस्ड पे है। क्योंकि हम ऐसा जैसे एग्जांपल में मैं बताता हूँ, रैंडम सर इसमें डेटा पॉइंट्स डेटा पॉइंट के बेस पे है, डेटा पॉइंट्स रहेगा ये। रैंडमली डेटा पॉइंट्स देता है, रैंडम क्लासिफायर Tree भी रहता है। एक्सप्लेन्स, और यहाँ पे सर ट्री से भी रहता है लेकिन रैंडम डेटाबेस और डेटा सेट्स के हिसाब से वो ट्री बनाता है हर एक के लिए। Yes, yes, सिर्फ यही एग्जांपल ट्रेनिंग डेटा 1, ट्रेनिंग डेटा 2, ट्रेनिंग डेटा 3 और ये डिफरेंट ट्रेनिंग डेटा, मतलब सेम ट्रेनिंग डेटा में रैंडमली डेटा ले रहे हैं और फिर अलग अलग डिसीजन ट्री बनेगा। डेटा चेंज होगा तो डिसीजन ट्री अलग अलग होगा और बाद में सबको हम कंबाइन करेंगे, और जो कि एवरेज आउट या फिर जो भी आपको करना है, ज्यादा वही वही example है ना। हाँ, तो आई थिंक नीचे भी होगा ही एक्सप्लेनेशन में ये रहा। हाँ सी, हाँ बाय डिफॉल्ट कितने ट्री है इसके अंदर ये आपको इसमें मिलेगा। आई थिंक 150, आई थिंक एक मिनट, रैंडम फॉरेस्ट फॉरेस्ट ट्री हम ले ही नहीं सकते। ये रहा फर्स्ट बाय डिफॉल्ट 100 है। एन एस्टिमेटर मतलब बाय डिफॉल्ट 100 ट्री बनाएगा, आप इसको चेंज कर सकते हो बट डिफॉल्ट में सिर्फ 100 ट्री है। क्लियर। और भी बहुत सारी चीज़, हाँ 100 से नीचे जाने का तो सेंस होगा नहीं। सो नहीं कर सकते हो आप चेंज कर सकते हो, बट एसकेलर में जितने भी पैरामीटर ये दिए हुए हैं ना बहुत सोच समझ के दिए हुए हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बाय डिफ़ॉल्ट वाले जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उस पर एक अच्छा काम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन आप चेंज कर सकते हो। क्लियर। ओके, सो how do they work? So decides how many decision tree we want to build and can control the n estimator, hyperparameter n estimator मतलब कितने number of decision tree चाहिए, fit the diverse set of that many decision tree by injecting randomness in the classifier construction। randomness क्या है, जब हम classifier बनाते हैं उसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं और वो kind of data के बेस पे है। and predict by voting classifier और averaging the regress। तो अगर हमारे पास classifier है तो उसमें मैं वोट करूंगा कौन सा ज़्यादा है, और रिग्रेशन है तो मैं एवरेज आउट निकालूंगा। अगर हमारा एक क्लासीफायर नहीं है, अगर रिग्रेशन का प्रॉब्लम है तो एवरेज आउट करूंगा, नहीं तो क्लासीफायर हो तो वोटिंग करेंगे। नाउ इंजेक्टिंग रैंडमनेस इन क्लासीफायर कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, मतलब ये हमने देखा ना। हाँ, मतलब रैंडमनेस क्या है इसके अंदर रैंडम फॉरेस्ट में। सो बेसिकली टू इंश्योर दैट द ट्री इन द रैंडम फॉरेस्ट आर डिफरेंट वी इंजेक्ट रैंडमनेस इन 2 वे। पहला, build each tree on bootstrap sample। bootstrap sample मतलब कि जो एग्जैक्ट डेटा है, जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है उस पे बेस पे नहीं, बट हम लोग उसके अंदर मतलब बेसिकली सो ये जो bootstrap sample विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दो तरीके से होता है। जैसे हमने रैंडमली सैंपल निकाला, पहला आया, फिर रैंडमली सैंपल निकाला, मे भी दूसरा आया, फिर वापस से चेक किया, वापस हो सकता है पहला वाला डेटा सेट आया। तो रैंडम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स लेके, ठीक है। दैट इज लाइक सैंपल ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट। हाँ हाँ बिल्कुल वैसा है। अच्छा, उसको बूस्टरैपिंग बोलते हैं। बूस्टरैप का मतलब ये है, बूस्टरैप का मतलब ये हुआ कि बूस्टरैप करके भी पूरा का पूरा एमएल कंसेप्ट है बूस्टरैप एल्गोरिथम। तो बूस्टरैप का मतलब भी है कि काइंड ऑफ हम रैंडमली वैल्यू चूज कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही उठा रहे वैल्यू रैंडमली,
ठीक है, वैल्यू वापस रखनी होगी ना, दूसरी बार बनाना है। वो तो टाइप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं, हम वैल्यू निकाल नहीं रहे हैं। सपोज मेरे पास 100 एग्जाम्पल है, मैं रैंडमली एग्जाम्पल निकाल रहा हूँ। पहला 50 मिला, दूसरा 100 मिला, तीसरा 1 मिला, चौथा 1 मिला, पांचवा 1 मिला, मिल सकता है, तो सेम रिपीट हो सकता है। रिपीट हो सकता है विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, पहले तो ये करेंगे, बूटस्ट्रैप सैंपल लेंगे, और दूसरा एट ईच नोड सिलेक्ट अ रैंडम सबसेट ऑफ फीचर। मैंने बोला सबसेट ऑफ फीचर भी हम लोग ऐसा नहीं कि सारा का सारा फीचर लेना है, मे बी, और अगेन कितना लेना है, सो इट्स अ प्रूफ कि हम लेस देन लाइक 50% से कम लेंगे। जैसे सपोज कि अगर 50 कॉलम है तो 25 से कम मैं कॉलम चूज करूंगा इसके अंदर। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ ये देख लेता है, बट आपको अगर देखना है तो मैक्स फीचर में जाके देख सकते हो। इट कैन बी कंट्रोल बाय मैक्स फीचर इन कितने चाहिए। ठीक है, एंड लुक्स फॉर द बेस्ट पॉसिबल टेस्ट इन्वॉल्व वन ऑफ दोज फीचर्स। तो ये दो तरीके से रैंडमनेस ऐड करता है रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर में। क्लियर? अब एग्जांपल यहाँ पे जैसे एंड लाइक एग्जांपल ऑफ बूटस्ट्रैप सैंपल, सपोज हमारे पास ये ओरिजिनल डेटा सेट है 1 2 3 4, तो अगर मेरे को 4 सैंपल चाहिए तो 1 इसमें से ही रैंडमली चूज किया, 1 1 3 4 मिला, फिर 3 2 2 2 मिला, 1 2 4 4, कुछ भी हो सकता है, रैंडमली लिया। क्लियर? और ऐसे कितने करेंगे? n एस्टिमेटर के लिए अलग अलग, तो 100 टाइम, अगर n एस्टिमेटर 100 है तो ऐसे 100 टाइम हम डिफरेंट डेटा सेट का सेट बनाएंगे और उसको अप्लाई करेंगे। क्लियर? सर ट्री सेम ही रहेगा जो हम डिसीजन ट्री बनाते हैं वही। नहीं, ट्री भी चेंज हो रहा है ना, मतलब ये डिसीजन ट्री का रीते बनी प्रोसीजर सेम हो हाँ वो सेम रहेगा, लेकिन उसके अंदर हाँ, लेकिन सबसेट ऑफ फीचर अलग अलग, वैल्यू अलग अलग होगा। क्लासिफिकेशन इस पहले वाले वैल्यू को उसने रोल बनाया, तो दूसरी बार वो मानो दूसरे वाले कॉलम को हो सकता है 50th वाले कॉलम को हो सकता कंडीशन है। वैल्यू ऐसा वो हमें चेंज कैसे डिसाइड करना है कि एन एस्टिमेटर इतना ही देना है जिसकी वजह से ट्राई एंड एरर, हम बता नहीं सकते ना। ट्राई एंड एरर हाँ, इसलिए तो हमने जीपीयू इजाद किया ना, टीपीयू इजाद किया। आधी जिंदगी तो मैंने फिक्स नहीं, आपको सिंपली ट्राई आउट कर देना है, 100 से लेके 1000 तक का कौन से वैल्यू आ जाएगी, 100 200 300 और उसका सर्वे मार देना IEEE एक्सप्लोर। हाइपरपैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन से इसलिए तो वही होते हैं हाइपरपैरामीटर। चल यहाँ पे समझ में आया ये समझ में? ओके, देयर इज आल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर। एक्स्ट्रा ट्री ये हम नहीं देखेंगे, बट ये क्या करता है, वेयर वी ऐड सम रैंडमनेस बाय कंसीडर अ रैंडम सबसेट ऑफ फीचर एट ईच प्लेस। तो बेसिकली और भी एक्स्ट्रा ट्री के अलावा भी और है। ठीक है, ओके। ये रैंडम फॉरेस्ट का प्रॉब्लम थी जो ये अलग-अलग नाम पे बनाया जा रहा है। नो, बेसिकली लोगों ने रिसर्च किया है, एक ही पे करो, रिस- बार-बार अलग चीज़। ऐसा नहीं, लोगों ने बेसिकली क्या किया कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, लोगों ने अपना पेपर लिखा है और इसी के बदौलत लोगों का PhD क्लियर हो रहा है। हां वही होता है। हाँ, हमारे यहाँ से गए एक जन मेरे कॉलेज में आया PhD का, वो वैसा ही हो इधर से ही Apple- गए हैं, इधर से क्या? एक बंदा मेरे कॉलेज में इधर से ही PhD कर रहा है, फैकल्टी था बना अच्छा, और PhD कर रहा है। आपके कॉलेज पहले यहाँ पे फैकल्टी थे, फिर वो PhD कर रहे हैं आपके कॉलेज में, हाँ, क्या नाम है उनका? कौशल सिंह। अच्छा, कौशल। हाँ, कौन पढ़ा है? अहमदाबाद CG रोड। उस प्लान से थे आपने सुना है, पढ़ा है आपको? नहीं पढ़ाया मैं नहीं पढ़ा हूँ, इसीलिए तो पता। आप पढ़े हो उनसे, क्या पढ़ाते थे वो? ML? तो ML में PhD कर रहे हो? रेनफोर्समेंट लर्निंग से वो जो ट्रैफिक की लेन डिटेक्शन सिस्टम है ना, उसको डीप लर्निंग ऐसा कुछ टॉपिक है। एक કાંઈ મળશે નહીં, આપી દો શાંતિથી। सरकारी काम સરકારી કામ નથી આ। सर देखो, एक स्टैम्प का मैंने बोला कि लीगली दे तो मेरे को 150 रुपीस। कितनी फीस भरी है उसमें कहूँ ना। कितनी पहले? है सर 150 कितना आता है? 450 उससे भी चार जीरो ज्यादा भरे हैं। હવે તમારા હાથમાં આવી 7,000 ગયું ને? 2 लाख कई नंबर ही गूगल पे Data करेंगे। અમારા હાથમાં આવી ગયો, હવે કાંઈ ન થાય। 50% भाई मेरा तो एग्जैक्ट 50% भरिए ना मेरा भी डेटा साइंस है पूरा, मैं तो लाख ही भरी है। चलो यहाँ पे आ जाओ।
लेन डिटेक्शन सिस्टम, रेनफोर्समेंट लर्निंग, ओपन, पता नहीं 4-5 चीजें ऐसी कंबाइन करके डाल दी हैं, अप्रूव हो गया, पता नहीं बनेगी या नहीं। अप्रूव होगी या नहीं वो बात की बात है ना। हाँ, पीएचडी की एक थी फर्स्ट थीसिस के पहले उसको डिफेंड करना पड़ता है, तो हमें रिसर्च करना क्यों चाहता है, वो अप्रूव हो गया, लेकिन उसके आगे वो सॉफ्टवेयर बनेगा या नहीं वो मुझे नहीं। ऐसा बोला है सुपर कंप्यूटर लाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। चलो खर्चा देखो। सुपर कंप्यूटर ऐसे नहीं मिलता। कहाँ हमारे कॉलेज को अप्रूवल है 32 करोड़ का सुपर कंप्यूटर है। हैं? हाँ, ये भी कौन सी बात है? APS ठीक है। સવારે યુનિવર્સિટી પાસે बहुत पैसा है। એ માટે મને મળ્યો તો મેં કેન્સલ કર્યો આવી તો वो ये बात बोला, हमने लेवा आवे। समृद्धि। ક્યાંથી આવે मेरे को मिला था पेपर सर मैंने कैंसिल किया आपके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं आया? इसका टॉप्स आपका का आपका मेरा 1 साल बाकी है। अभी 1 साल बाकी है। અત્યારથી આવવા માંડ્યા હશે ને પ્લેસમેન્ટ તો जरूर कर देते। पैसा नहीं देते 20,000 में कौन 1 से ज्यादा मैं लेता हूँ, उड़ा देते हैं अभी में। चलो यहाँ पे आ जाओ। नाउ अब ये रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर कैसे काम करता है, पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट अ कलेक्शन ऑफ ट्री, ठीक है, और ग्रो ईच ट्री ऑन एन इंडिपेंडेंट बूटस्ट्रैप सैंपल फ्रॉम द डेटा, ठीक है। एट ईच नोड, एवरी नोड में रैंडमली सिलेक्ट अ सबसेट ऑफ फीचर आउट ऑफ ऑल फीचर, जैसे मैंने बोला, और ये इंडिपेंडेंटली फॉर ईच नोड के लिए होगा। नाउ फाइंड द बेस्ट स्प्लिट ऑन द सिलेक्टेड फीचर, ग्रो द ट्री टू मैक्सिमम डेप्थ, और फिर बाद में ये हमारा क्लासीफायर बना इस तरीके से, और फिर प्रिडिक्शन टाइम में क्या करेंगे, हम वोट करेंगे, और जिसका जो सबसे ज़्यादा प्रिडिक्शन होगा वो वाले क्लासीफायर हम लोग चूज करेंगे। क्लियर? सो लेट्स क्रिएट एन रैंडम फॉरेस्ट विद 3 एस्टिमेटर, 3 एस्टिमेटर चूज करते हैं। सो मैक्स डेप्थ 2 रखते हैं फॉर इजी विजुअलाइजेशन। यहाँ पे हमने ये जो डेटा था हमारा प्री प्रोसेसर में है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर मैक्स डेप्थ 2 एन एस्टिमेटेड 3 रैंडम स्टेट ये डाला, जस्ट फॉर, क्योंकि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन ऑफ सिस्टम है। नाउ लेट्स गेट द फीचर नेम फॉर द ट्रांसफॉर्म्ड फीचर। तो इसके अंदर जो फीचर होगा वो कौन कौन से होंगे, न्यूमेरिक, ऑर्डिनल, बाइनरी, और इसके अंदर से जो ये क्या मिला, ये जो 1 हॉट एनकोडेड जो था हमारा ट्रांसफॉर्मर, उसमें से गेट फीचर नेम लिया, ठीक है, और उसमें से टोटल ये सारा कंबाइन करने के बाद ये हमारा फीचर नेम बना टपल, और इसके अंदर से पहले 10 फीचर हम देख रहे हैं, ये पहले 10 फीचर है हमारे। क्लियर? नाउ लेट्स सैंपल ए टेस्ट एग्जांपल। तो सपोज ए टेस्ट डेटा में से कोई भी एक सैंपल ले रहे हैं हम लोग, डॉट सैंपल में से कोई भी एक सैंपल लिया, और फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं टोटल क्लासेस क्या है, डॉट क्लासेस अंडरस्कोर में सारे, और फिर प्रिडिक्ट कर रहे हैं टेस्ट एग्जाम्पल में। प्रिडिक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मिनट, वेट ए मिनट, प्रिडिक्शन बाय रैंडम फॉरेस्ट, दिस सैंपल क्लासेस, और यहाँ पे प्रिडिक्ट किया, और फिर प्री प्रोसेसर डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट, वो देख ले ट्रांसफॉर्म डेटा देख रहा है क्या ट्रांसफॉर्म डेटा ही देख रहे हैं सर हम, वो फर्स्ट एंड कॉलम्स अच्छा लग रहा होगा। ट्रांसफॉर्म डेटा हमारा, देख रहे हैं हम। अच्छा ट्रांसफॉर्म डेटा ही देख रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं है ना। मतलब वो देख प्री प्रोसेसर में है ना, प्री प्रोसेसर में ऑलरेडी कहाँ गया, ये जो है ना इसके अंदर ऑलरेडी हम कर रहे हैं प्री प्रोसेसर में ट्रांसफॉर्मेशन, वो हम फीचर देखने के लिए कर रहे हैं। कौन सा फीचर यहाँ पे हमें, क्योंकि जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, कहाँ गए, जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो सारा फीचर वो हमें मिल जाएगा, है ना। तो पहला नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, 2 हैं, लेस देन इक्वल टू 50,000 और ग्रेटर देन 50,000। प्रिडिक्ट क्या किया इसने, लेस देन 50,000 रैंडम फॉरेस्ट ने, और ये हमारे हर एक फीचर का ये हमें मिला, वैल्यूज मिला, हर एक फीचर का ट्रांसफॉर्म डेटा का ये वैल्यूज मिला। कितने हैं टोटल, 86 रोज, तो टोटल 86 कॉलम है हमारे पास, ठीक है। क्लियर? अब नाउ वी कैन लुक एट डिफरेंट ट्री क्रिएटेड बाय random forest and note that the each tree look at the different set of feature and slightly different data. So यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये जो डॉट नेम्ड स्टेप में रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर के एस्टिमेटर्स में सारे एस्टिमेटर मिल जाएंगे मेरे को। तो बेसिकली हम यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एस्टिमेटर है,
यहाँ पे 3 एस्टिमेटर, डायरेक्टली हम 3 लिख सकते थे। वो मॉडल में दिखाएगा। हाँ, मतलब टोटल कितने एस्टिमेटर उतने टाइम हमें लूप में लेंगे, ठीक है। और फिर बार बार हमने जो डिस्प्ले ट्री करके फंक्शन जो पहले हमने बना रखा है, मतलब यूटिलिटी करके फंक्शन था, मॉड्यूल था, उसके अंदर हमने बना रखा है। और यहाँ पे हम फीचर नेम पास कर रहे हैं और ट्री पास कर रहे हैं। हाँ, ये ट्री हमारा ये वाला ट्री, ये जो ये वाला हर एक का ट्री भी देता है। हर एक ट्री का हम यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ, ये क्या करेगा, सिंपल हाँ, वही वो मतलब इन्यूमरेट वो कॉलम और उसका मॉडल देगा। ये दे रहा है डिसीजन ट्री 1 2 3। मतलब वो इंडेक्स और वैल्यू दे रहा है, कुछ नहीं। हाँ। इसको हमने एन्यूमरेट किया तो इंडेक्स और ये एस्टिमेटर मिला, और एस्टिमेटर को यहाँ पे पास कर रहे हैं फीचर नेम के साथ। और ये हम यहाँ पे ट्री 1 में क्या है, किस तरीके से प्रेडिक्शन कर रहा है, पहले इसने किसको प्रायोरिटी दिया, स्पाउस। ILTS सर, ये इसका क्या होता है? मैं देखा नहीं यार। स्पाउस लेस देन 0.5 है, अगर तो है नहीं आता ना, IELTS में fiance आता। क्या, IELTS में spouse नहीं आता, fiance आता। आता है नहीं आता यार, मैं बैंड मैं लेकर અત્યારે એ બહુ પતા બસ રામ। चलो यहाँ पे ख़त्म करना है अपने को। ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा फर्स्ट कॉलम इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये दोनों कॉलम है, और फिर ये सिर्फ ये दोनों के बेसिस पे इसको पता चल गया कौन सा प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पे देखो क्लास 0 क्लास 0 क्लास 0 क्लास 1, तो 0 हमारा लेस देन वाला था और 1 हमारा ग्रेटर देन वाला था, तो 0 मेजोरिटी। ट्री 2 में एजुकेशन को इम्पोर्टेंट दे रहा है, और यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे सारे में 0। फिर x1 नेवर मैरिड में यहाँ पे ये देखो अच्छा, वो फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ना, मतलब ये 3 है ना, ये 2 है, दो 2 है, तो 2 है, तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी किसको देगा, वही फर्स्ट वही वाले। फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे काइंड ऑफ थोड़ा सा ये डिलेमा है कि मतलब 3 है तो इसलिए, बट ऐसे मल्टीपल ट्री Bias लेंगे जैसे। तो, हाँ मल्टीपल ट्री लेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। बट हमारा ट्री 1 ट्री 2 एंड ट्री 3 0 0 प्रेडिक्शन कर रहा है, मतलब, और इसके बेसिस पे हमें ये प्रेडिक्शन मिला, कहाँ गया ये 0 मतलब 0 क्लास। 0 क्लास। क्लियर। सब इंपॉर्टेंट है पैरामीटर्स कौन कौन से है, एन एस्टिमेटर लाइक नंबर ऑफ डिसीजन ट्री, हायर मतलब मोर कॉम्प्लेक्सिटी, मैक्स डेप्थ ऑफ ईच डिसीजन ट्री, हायर मतलब मोर कॉम्प्लेक्सिटी, मैक्स फीचर मतलब नंबर ऑफ फीचर यू गेट टू लुक एट ईच स्प्लिट, हर एक स्प्लिट पे आप कितने फीचर देख रहे हो, है ना। अब यहाँ पे कुछ तूफानी कर रहे हैं हम लोग। एन एस्टिमेटर में पहले 1 रखा है ना, 2 5 रखा है, 10 25 50, इट विल टेक टाइम, और हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं एक्चुअली में। इतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए। आप भी मंगाओ मत इसका। एक बार टॉप से नो हो जाएगा। ये कंप्लीट तो है मेरा साइन। सर के सिग्नेचर की इम्पोर्टेंस है, उसके बिना Okay. काम ही नहीं होता है। सर ये थियरी ओके ठीक है, तब तक हम ये होगा, थियरी तब तक हम यहाँ देख लेते हैं। नंबर ऑफ ट्री एंड फंडामेंटल ट्रेड ऑफ। सो ऊपर तो हमने देखा नहीं अभी तक, है ना, क्या है, लाइक ये जब तक नहीं लोड होगा तब तक कैसे हो होगा। गया। क्या बात कर रहे हो, दिखा। ओके, सब लोग यहाँ पे देखो। मैं वो चुराया था ऊपर। नहीं ठीक है, ब्राइटनेस फुल यहाँ पे क्या किया हमने, नंबर ऑफ ट्री इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये हमारा ट्रेनिंग है और ये हमारा क्रॉस वैलिडेशन है ना। क्रॉस वैलिडेशन लगभग 85% के आसपास में है, ट्रेनिंग स्कोर 100% पे जा रहा है ना। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा बेस्ट होगा, ये हमारा बेस्ट होगा, क्लियर, ये हमारा बेस्ट होगा। हाँ, सर उसके पॉइंट पहले वाले पॉइंट पे भी ज्यादा ही है। लेकिन इसका कम है ना क्रॉस वैलिडेशन का, सीवी हम देखते हैं ना वैसा, ठीक है। Okay. So above seems like we are beating the fundamental trade-off by increasing the training score and not decreasing the validation score, क्योंकि वो नहीं कम, एकदम स्टैटिक हो गया था बीच में। एंड दिस इज प्रॉमिस ऑफ एनसेम्बल मेथड। एनसेम्बल मेथड में था ना कि आप जैसे जैसे नंबर ऑफ एस्टिमेटर बढ़ाओगे तो हम ज़्यादा एक्यूरेसी ला के देंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ,
लेकिन है ना? मैक्स डेप्थ 3 है, नहीं, ये वाले मैक्स डेप्थ की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैक्स डेप्थ है। नहीं नहीं, Estimator ये बनावेला नंबर ऑफ है। एस्टिमेटर साथे है, बनावेला। नंबर ऑफ 50 ट्री, हाँ, 100 ट्री, 200 ट्री, 500 ट्री, मैक्स डेप्थ, ये नंबर ऑफ ट्रीज है। लेकिन जो मतलब लोग बोलते हैं ना कि एनसेम्बल मेथड यूज करो और नंबर ऑफ ट्री इंक्रीज करो, एक्यूरेसी हो जाएगी, बट ऐसा सही नहीं है हमेशा, है ना? एंड दिस इज द प्रूफ। ये तो ऐसा हो गया ना, एमएल की एक बात के बाद एक्यूरेसी घटने लगती है। हाँ वही हुआ। हाँ, मतलब घटा नहीं है बट स्टैटिक हो गया। वो एक लिमिट तक फिर घटना भी शुरू हो जाएगा। तो एक बार 7-8 देखो। नहीं होगा, क्योंकि ये वोटिंग क्लासिफायर यूज कर रहा है। नहीं होगा ना, नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ना यूजुअली वन ऑफ द, सो इसको लोग बोलते हैं दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग क्लासिफायर, है ना? और हमें कुछ ज़्यादा हाइपर पैरामीटर वगैरह कुछ हमारी करना नहीं पड़ता, जैसे कि एसवीएम में हमें करना पड़ता है। वी डू नॉट रिक्वायर इवन द स्केलिंग द डेटा, लेस लाइकली टू ओवरफिट एंड स्लोअर देन डिसीजन ट्री, दैट वी नो कि मल्टीपल ट्री ट्रेन होगा तो। और फिर अगेन बट इसको हम पैरालाइज कर सकते हैं, लाइक हर एक ट्री के लिए अलग अलग सीपीयू या फिर अलग अलग प्रोसेस पे रख सकते हैं, ठीक है? समझ में आया? पैरेलल प्रोसेसिंग in general able to capture much broader picture of data compared to single decision tree. Clear? Okay. Weaknesses क्या है इसके? Require more memory, hard to interpret. मतलब हाँ, वो तो देखा ना आपने। वो तो हम देख लिए है ना। Tend not to perform well on high dimensional sparse data such as text data. Text data पे अच्छे से काम नहीं करेगा ये, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं ग्रेडियंट बूस्टेड ट्री। So another popular and the effective class of tree based model is gradient boosted tree. इसके अंदर randomization रैंडमली जो ट्री हाँ वो नहीं होता है, इसके अंदर randomization नहीं है। The key idea is to combine many simple model called weak learners to create a stronger learner. मतलब ये कौन सी थ्योरी पे बेस्ड है? वो कहावत थी ना कि एक छड़ी को तोड़ दो तो जल्दी टूट जाता है, 100 छड़ी को एक साथ लगाओ तो नहीं टूटता है ना? पढ़ा था ना बचपन में। तो सेम आइडिया पे बेस्ड है ना? मल्टीपल वीक लर्नर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सारे के सारे सिंपल डिसीजन ट्री यूज हो रहे हैं इसके अंदर। अच्छा बना है। एंड दे कंबाइन मल्टीपल सैलो डेप्थ 1 to 5, मतलब सैलो ट्री मतलब जिसका डेप्थ 1 और 5 के बीच में है। एंड दे बिल्ड ट्री इन द सीरियल मैनर, मतलब वेयर ईच ट्री ट्राई टू करेक्ट द मिस्टेक ऑफ प्रीवियस वन। मतलब पहला ट्री बनाया उसने, जिसको मिस्टेक किया जिस डेटा पे, उस डेटा पे मैं वापस से ट्री क्लासीफायर फिट करूँगा, फिर जो उसने मिस्टेक किया उसके मिस्टेक्स को मैं करेक्ट करते जाऊँगा, है ना? इजी सोल्यूशन, हर एक के मिस्टेक को करेक्ट करते जाना है। इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर इसके अंदर भी एन एस्टिमेटर है, कंट्रोल द नंबर ऑफ ट्री एंड बिल्ड टू बिल्ड एन एस्टिमेटर और प्लस लर्निंग रेट है। अब लर्निंग रेट इसके अंदर है दिस कंट्रोल हाउ स्ट्रांगली ईच ट्री ट्राई टू करेक्ट द मिस्टेक ऑफ प्रीवियस ट्री, मतलब कितना परसेंटेज रखना है, मतलब कितना स्ट्रांगली हम चाहते हैं। लाइक हर एक ट्री ऐसा नहीं कि मतलब 1 लिख दिया तो जितने भी करेक्ट है सबको, बट यहाँ पे परसेंटेज दे रहे हैं हम लोग, मतलब 0.5% रखो, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। एंड हायर लर्निंग रेट मीन्स ईच ट्री कैन मेक स्ट्रॉन्गर करेक्शन एंड विच मीन्स मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल, ठीक है। अब ये जो ग्रेडियंट बूस्टेड ट्री है, ठीक है, इसी के बेस्ड पे we'll look at this brief example of 3 gradient boosted tree। तो ये जो gradient boosted tree है एक जनरल कंसेप्ट है, और इसी के बेस्ड पे टोटल 3 ऐसे क्लासीफायर बनाए गए हैं, बट इसी को थोड़ा बहुत चेंज करके। पहला है एक्जीबूस्ट, एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग, दूसरा है लाइट जीबीएम, लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग, और कैट बूस्ट। कैट बूस्ट का मतलब है आई थिंक कैटेगरिकल बूस्टिंग, कैट बूस्ट, हाँ कैट बूस्ट,
आई डोंट नो, स्विमिंग पूल व्हाटएवर नाम है कैट बूस्ट, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। नहीं, कैटेगरिकल बूस्टिंग है, देखते हैं ना। नहीं होगा फुल नेम, फुल नेम नहीं होगा, ये बट ठीक है। बट ये जो एक्जी बूस्ट है, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ sklearn, तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए हम ये कर सकते हैं, conda इंस्टॉल सी conda forge एक्जी बूस्ट, या फिर आप पिप इंस्टॉल कर सकते हो। दिस सपोर्ट्स मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू हो तो चलेगा, है ना। सपोर्ट्स मिसिंग वैल्यू, जीपीयू ट्रेनिंग एंड नेट एंड पैरेलल ट्रेनिंग कर सकते हैं इसके अंदर। स्पार्स डेटा को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे जो हमारा था ऊपर वाला, एंड टिपिकली बेटर स्कोर देन रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट से अच्छा क्लासीफायर है। दूसरा है लाइट जीबीएम, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ sklearn, और इसको इस तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है। इसकी जो मॉडल साइज़ है, स्मॉलर मॉडल साइज़, क्योंकि इसका नाम ही है लाइट जीबीएम, हल्का फास्टर है कंपेयर टू ऊपर वाला, एंड टिपिकली बेटर स्कोर देन रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट से बेटर स्कोर है। और कैट बूस्ट यहाँ पे क्या है, दिस इज ऑल्सो, ये भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट इसकी जो स्कोरिंग है एक्जी बूस्ट और लाइट जीबीएम से अच्छा है, बट ये जो ट्रेनिंग टाइम बहुत ज़्यादा लेता है और मॉडल की साइज़ भी बहुत बड़ी होती है इसकी, बट इन रिटर्न हमें अच्छा मॉडल मिलता है, अच्छा एक्यूरेसी मिलता है कैट बूस्ट में। क्लियर? इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे कैट बूस्ट से, कैट बूस्ट क्लासीफायर, लाइट जीबीएम डॉट sklearn से लाइट जीबीएम क्लासीफायर, sklearn डॉट ट्री से डिसीजन ट्री, और हमारा एक्जी बूस्ट से एक्जी बूस्ट क्लासीफायर। आई होप मैंने इंस्टॉल किया है तो चल जाना चाहिए, पहले भी मैंने किया है, चल गया। ठीक है, आप लोग को इंस्टॉल करना है, ठीक है, पता है ना कोड दिया हुआ है। ओके, पाइपलाइन बना रहे हैं डिफरेंट के लिए। यहाँ पे पाइपलाइन बनाया, प्री प्रोसेसर और डिसीजन ट्री क्लासीफायर। प्री प्रोसेसर रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, पहले डिसीजन ट्री अप्लाई करेंगे, रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करेंगे, फिर एक्जी बूस्ट अप्लाई करेंगे, लाइट जीबीएम और कैट बूस्ट अप्लाई करेंगे, और देखेंगे सबका परफॉर्मेंस किस तरीके से है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सारे क्लासीफायर का डिक्शनरी बनाया है हमने, है ना, ये सारे ऑब्जेक्ट का रन कर लिया ना। वार्निंग सप्रेस कर रहे हैं, रिजल्ट हमारा ये, और यहाँ पे सिंपल पहले डमी क्लासीफायर बना रहे हैं वापस से, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम नहीं लगेगा, ये हमने डमी क्लासीफायर है, इट विल वर्क फास्ट। नहीं क्लासीफायर्स, हाँ, ये सारे क्लासीफायर्स हैं। सब क्लास तो यहाँ पे क्या कर, तो यहाँ पे क्या किया, डॉट आइटम्स मतलब की एंड वैल्यू, नेम और मॉडल, रिजल्ट्स में नेम पास कर रहे हैं और ये मॉडल यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। ठीक है, इतना भी टाइम नहीं लेगा, वेट 5 मिनट हो जाएगा। ओके कितने रहेगा? 5 मिनट का। वीवो बुक देख लो नहीं बोला 5 कलाक से बैठा था। એક રિસર્ચ નો પેપર લખેલો ત્યારે 7 દિવસ ટ્રેનિંગ 7 દિવસ લેપટોપ ચાલુ મૂકેલું એમ અડધી રાત્રે ઉઠીને એમ કરું મોટો સામો ઉઠી ગયો પછી આઉટપુટ આવ્યો કે એરર આવી लास्ट टिप घूम रहा था तो एक्यूरेसी में कुछ हुआ कि 43 आया, मैंने बोला गया। इसीलिए पहले हम जब इतना बड़ा मॉडल ट्राई करते हैं तो पहले हमें 1 या 2 एपॉक्स में ट्राई पूरा, हमने क्या मतलब आप लोगों को नहीं पता था, जो आपके पहले जो था उनका लेक्चर, उनको यही बोला कि पहले आप छोटा मॉडल बनाओ, पूरा पाइपलाइन बना दो, उसके बाद आप सारे डेटा पे ट्रेन करो। पहले आप टेक द स्मॉल चंक्स ऑफ डेटा, पाइपलाइन क्रिएट करो सारा, मतलब मॉडल आ रहा है, एक्यूरेसी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बाद में आप पूरा का पूरा डेटा सेट एक साथ भेजो। वो से मेरे प्रोफेसर ने गाली देके सिखाया कि ऐसे नहीं ऐसे करना, तब जाके सैंपल से कर सकते करवो तो करो। वार्निंग ओके, सब में खुले वार्निंग आता तो ऐसा ही है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम है, नैन हैं नैन का प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारा डमी में 63 था, 85। देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमेशा अच्छा काम करता है। डिसीजन ट्री का 81 है, इसका देखो 100% है कम से कम। इसको तो हम डिप्लॉय तो कर सकते हैं एक समय पे, इसको तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ओवरफिट हो रहा है। यहाँ पे 85 और 100% देखो रैंडम फॉरेस्ट में। लाइट जीबीएम में क्या है 87 और 89,
ये सही है। इससे भी अच्छा नहीं। कैट बूस्ट में ये देखो 87 और नहीं, इसका 87 1 है और 87 2 है, difference है। 0.1% का भी बहुत बड़ा फर्क आता है। ट्रेनिंग में और यहाँ पे 90% का, तो इसको यूज कर सकते हैं। ना ना 100 Exi boost। एक्जी बूस्ट में भी आई डोंट नो नैन, हाँ 5 fitted folder the following error expected 0 and 1 got this NLP का मतलब करा है, प्रोफेसर को पेपर लिखना था, कुछ मिला नहीं तो मेरी गलती। invalid classes inferred from unique value y 0 1 चाहिए और हमने ये वैल्यू पास की। ठीक है, इतना ही आता है, 87 और इसके आसपास की वैल्यू आता है। ठीक है, 99 आपके सिस्टम में रन हो गया? नहीं, पहले से रन किया हुआ था ना? मल्टी क्लास ठीक है, ओके। हियर आर सम ऑब्जर्वेशंस। कीप इन माइंड ऑल दीज रिजल्ट्स आर विद द डिफॉल्ट हैव पैरामीटर। अगर पैरामीटर ट्यून करेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस हैं। आइडियली वी वुड कैरी आउट हैव पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन, और हमें पता है ग्रेड सर सीबी से करना है। एंड वी आर यूजिंग पर्टिकुलर स्कोरिंग मैट्रिक्स, तो स्कोरिंग मैट्रिक्स भी हम दूसरा चेंज कर सकते हैं। वी आर स्केलिंग न्यूमरिक फीचर बट इट शुड नॉट मैटर फॉर द ट्री बेस्ड मॉडल। एंड ठीक है, ओके, ये तो सेम आउटपुट है ना, ये तो सेम आउटपुट है। अब हम टी क्या करता है? हाँ आपको लगा ये डॉट टी क्यों लगाया? ये डेटा फ्रेम है ना बाबू। रो को कॉलम बारहवीं कह रहे हो भाई, 10वां 12वां भी कर रही हूँ। चलो यहाँ पे आ जाओ। अभी डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट ओवरफिट हो रहा है इसके अंदर, है ना? डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट फिट टाइमिंग। डिसीजन ट्री का फास्ट है बट नॉट वेरी एक्यूरेट। लाइट, यहाँ पे देखो लाइट जीबीएम का फिट टाइम कितना है? 0.29 ये हाँ सेकंड मिली सेकेंड्स में ना, ऐसा था ना, हमने देखा था। बट वैल्यू सबका सेम रहेगा, सबका यूनिट सेम रहेगा। हम इसको भी कंपेयर करके देख सकते हैं। कैट बूस्ट का देखो कितना है, तो हम सिर्फ 7 के बाद 1 के जगह पे 2 करने के लिए इतना हम टाइम देंगे। विल नॉट डू दिस, विल यूज लाइट जीबीएम। ठीक है, क्या बोला इसने? ये बोलते हैं टाइम क्यों देखना है? अपना नहीं खबर पड़े पर જ્યારે આ ડેટા પ્રેડિક્શન માને ડેટા સેન્ટર માં જાય તો 1 મિનિટ સુધી મોડું થઈ જાય તો આખા કેપીએ ઉડી જાય। सो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि लाइक ये जो हम कंपेयर कर सकते हैं ना कितना टाइम है, एंड ये हमारा फिट टाइम है और स्कोर टाइम है। ठीक है, स्कोर टाइम में ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है। ओके, नाउ द प्रिडिक्शन टाइम आर मच स्मॉलर इन ऑल केसेस। ठीक है, स्कोर टाइम्स। नाउ व्हाट क्लासिफायर शुड आई यूज? कौन सा यूज करना है? इसकी एक्यूरेसी में टाइम मिनिमम लो। जिसकी हाईएस्ट सीवी स्कोर हो, वही क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, जिसकी हाईएस्ट सीवी स्कोर हो। अगर टाइम देखना है, टाइम मायने करता है तो टाइम हमें देखना है ना? नहीं तो बेसिकली हम ये देखते हैं वैलिडेशन डेटा में हाईएस्ट स्कोर कितना है, यूज इट, है ना? अब इंटरप्रेटेबिलिटी। सो दिस इज एन एरिया ऑफ रिसर्च, है ना? जो मॉडल अच्छा है, हाँ? जो कंट्री में मैं पहुंचा दूंगा अपने रिसर्च नहीं हमें नहीं जाना भाई उतना। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे देखो। सो बेसिकली अभी तक हमने देखा जो मॉडल सिंपल है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, और जो मॉडल कॉम्प्लेक्स है वो अच्छा परफॉर्म करता है। जिस मॉडल को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं उस मॉडल को हम रियल वर्ल्ड में यूज नहीं करते हैं, कि करते हैं? क्या लगता है? सिंपल है ना समझने के लिए। डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। हाँ,
रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रिक्वायरमेंट्स के ऊपर नहीं, डेटा के ऊपर डिपेंडेंट, बिजनेस के ऊपर। तो बिजनेस में रिक्वायरमेंट है ऐसा नहीं ना, जैसे सपोज कि आप टेक्स्ट डेटा पे काम कर रहे हो और इमेज डेटा पे काम कर रहे हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा मॉडल यूज़ कर रहा है इंटरप्रेटेबिलिटी के बारे में। टेक्स्ट डेटा पे थोड़ा बहुत देखोगे, ठीक है, बट वो भी हम उतना नहीं देखते। बट सपोज अगर आप टेबुलर डेटा देख रहे हो, थिंक अबाउट यू आर वर्किंग विद द बैंक डेटा, तो हमारे लिए इंटरप्रेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। हम जानना चाहते हैं कि कौन से किसको हम लोन दें, किसको लोन ना दें, क्लियर है। और मॉडल को इंटरप्रेट नहीं करेंगे तो कैसे होगा, तो डिपेंड करता है। ओके, नाउ स्पीड एंड कोड, सो अदर कंसिडरेशन कुड बी स्पीड और मेंटेनेंस ऑफ द, जो भी है स्पीड वगैरह भी देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा मॉडल सही है, उसको उसके हिसाब से यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं एवरेजिंग कंसेप्ट। एवरेजिंग क्या हुआ, सिंपल, हर एक मॉडल को एवरेज आउट करना है ना, मीन वैल्यू निकालना, ऐसा ही ना। सो अगर हमारा ये, जब हम ये देख रहे हैं क्लासीफायर डॉट कीज, ये क्या करेगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एक्जीबूस्ट, लाइजीबीएम, कैटबूस्ट, ये सारे क्लासीफायर है यहाँ पे, ठीक है। नाउ व्हाट इफ वी यूज ऑल दिस मॉडल एंड लेट देम वोट ड्यूरिंग द प्रेडिक्शन टाइम, कैसे पॉसिबल है। आया वोटिंग क्लासिफायर। व्हाट इफ वी यूज ऑल दिस मॉडल, ये सारे मॉडल हम यूज करेंगे, कैसे यूज करें, कंफ्यूज है शेयर सही होगा यार, ये तो रहा बाहर, टूटा हुआ होगा, तो उसके बाजू में और थी ना। हाँ, वो ओके। बॉम्ब रखने की जगह ना ढूंढो, भाग जाएगा फिर फोड़ के। तो यहाँ पे व्हाट इफ वी यूज ऑल दिस मॉडल एंड लेट देम वोट ड्यूरिंग द प्रेडिक्शन टाइम, मतलब सारे मॉडल हम एक साथ रखेंगे और प्रेडिक्शन में देखेंगे कि कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा कर रहा है। मतलब ये सारा मॉडल, लॉजिस्टिक, डिसीजन, रैंडम फॉरेस्ट, एक्जीबूस्ट, लाइट जीबीएम, कैटबूस्ट, ये सारा मॉडल हमें यूज़ करना है। इन सबको एज अ मेन मॉडल यूज़ करूँगा, और जब मैं नया डेटा पास करूँगा तो सब में जाके लाइक हर एक क्लासीफायर काम करेगा और हमें आउटपुट देगा, और फिर बाद में हम वोटिंग करेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा हुआ वो कर सकते हैं ना ऐसा। मतलब इन सबको कंबाइन करके एक नया मॉडल बना सकते हैं। कर सकते हैं, करना नहीं है, कर तो सकते हैं। दिस इज व्हाट द एवरेजिंग मीन्स, है ना। जैसे कि यहाँ पे सिंपल हम क्या कर रहे हैं, वोटिंग क्लासीफायर, ये भी एनसेम्बल में आ रहा है। यहाँ पे क्लासीफायर डॉट आइटम्स, ये जो है मतलब क्लासीफायर और की और वैल्यू, उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, और वोटिंग में हमने रखा सॉफ्ट वोटिंग। मतलब क्या हुआ, झगड़ा मत करना। सो नो एक्चुअली मैं यहाँ पे डिफॉल्ट आर लेता वोटिंग वोटिंग क्लासिफायर्स के लिए आज है, मैक्स लेता बट है। एक्सीबूस्ट वो सब नहीं है ना इसमें। एक्जीबूस्ट किसी और ने बनाया है, साइंटिस्ट लोग को एक्जीबूस्ट किसी और ने बनाया है, मतलब एसकेएलएम की कम्युनिटी ने नहीं बनाया है। Uses prediction class level for majority rules voting. If soft predict the class level based on the argmax of sum of predicted probability, which is recommended by ensemble. ठीक है, समझ में आया। ये किया हमने, एंड यहाँ पे डायग्राम जस्ट, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट तो है नहीं, बट एवरेज मतलब एवरेजिंग मॉडल में देखेंगे तो हमें हर एक का ये हमें ये पूरा सिंटेक्स मिलेगा, ठीक है। दिस फॉर द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फिर डिसीजन ट्री, सब कुछ सेपरेटली हो रहा है, और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, सबको कंबाइन कर रहे हैं, है ना। ये चार्ट कैसे बनते हैं आगे? बहुत सारी चीज़ें अभी नया देखने को मिलेगा। वो कोड लिखा हुआ है पीछे। आपको किसने पढ़ाया था एमएल? गिरवा में दुख हो रहा है, आ गया होता।
हाँ दुख हो रहा है, हाँ आगे होता तो। ऐसा कुछ नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है भाई, धीरे बोल। हाँ ये तो यूट्यूब पर क्या नहीं सर, अभी यूट्यूब पर आने वाला हूँ ना मैं। होने दो रिकॉर्ड, बोलेंगे तो मैं बोल दूंगा, मैं डरता नहीं हूँ। सबसे पुराना रूट टॉक्स का जो टेका है यहाँ पे। चल, यहाँ पे आ जाते हैं। वोटिंग क्लासिफायर विल टेक अ वोट यूजिंग प्रेडिक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट क्लासिफायर पैरामीटर। ठीक है, मतलब जो भी क्लासिफायर है उसके हिसाब से वोट करके ले लेगा। मेन पैरामीटर है वोटिंग हार्ड, इट यूजेस द आउटपुट ऑफ प्रिडिक्ट एंड एक्चुअली वोट्स। एंड सॉफ्ट मतलब इट एवरेज द आउटपुट ऑफ प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी एंड देन थ्रेशोल्ड एंड देन टेक द लार्जर वन। मतलब जो भी है, मतलब सॉफ्ट मतलब एवरेज आउट करेगा और हार्ड मतलब एग्जैक्टली जो वोटिंग करता है वो करेगा। अगर वोटिंग का मतलब हार्ड है दैट मीन्स कि वो एग्जैक्टली में वोट करेगा, सॉफ्ट मतलब एवरेज आउट करके देगा। ठीक है, हाँ। द चॉइस डिपेंडेड ऑन वेदर यू ट्रस्ट द प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी फ्रॉम योर बेस क्लासिफायर। सो ठीक है, सर क्लासिफिकेशन मतलब कहीं फर्क नहीं पड़े ना वोटिंग के, मतलब सॉफ्ट यूज करके हार्ड यूज करके? प्रेडिक्शन में फर्क पड़ेगा ना। એવરેજ આઉટ કરે તો એ જે બાજુ मतलब વધારે વોટિંગ હોય એ બાજુ જવાનું છે એક્ઝેક્ટ, તો કઈ ફરક જ નહીં પડે ને। સપોઝ सॉफ्ट यूज करते हैं हम लोग तो एवरेज निकाल के देगा। हाँ। एवरेज में क्या होता है, ज्यादा जो वैल्यू है उसकी तरफ एवरेज रहता है। 0 1 होगा काइंड ऑफ, बट ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, हर एक की प्रोबेबिलिटी पे आउटपुट पे नहीं है ये। जब वोटिंग क्लासिफायर हार्ड होगा तो एग्जैक्टली आउटपुट पे देखेगा क्या है। तो अगर 51% भी है और 49% है तो 51% वाला चूज करेगा। ठीक है, तो सपोज होगा क्या कि मतलब आ रहा है ना समझ में कि जब हमारा 51% है और क्लास 1 है और 50 और 49 पे क्लास बी है तो फर्क पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा, है ना। तो ये जो एवरेज आउट करता है प्रोबेबिलिटी पे करता है हर एक क्लास की, हर एक क्लास की प्रोबेबिलिटी देगा वो, मतलब दो ही और class उसके हिसाब से, हाँ, और दो उसको class- एवरेज करेगा। उसके एवरेज करके क्या सुख शांति। It average the output of predict probability and then takes the larger one। मतलब जो हर एक का मतलब सर हर एक मॉडल होगा उसका प्रोबेबिलिटी आएगा दोनों क्लास की हर एक के लिए, तो वो उसको एवरेज आउट करेगा। एक अलग एवरेज भी का अलग। बाद में टेक्स्ट लार्जर में अच्छा मतलब दोनों क्लास में एवरेज करेगा और जो क्लास की प्रोबेबिलिटी अच्छा, सेम समझ होगी गया। मतलब 5-10 होगा प्रेडिक्ट अलग- होगा अलग- तो अलग-अलग ए का अलग क्लास average, A और क्लास B का B अलग का। एवरेज होगा। तो अगर एक में ए ज्यादा है तो ऐसा नहीं होगा कि लास्ट में ए ही आएगा कि एवरेज हो रहा है ना इसलिए। हाँ, इसलिए ठीक है। समझी डॉट फिट करेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइम लगाएगा। हर एक मॉडल पे अप्लाई करेगा। सो जब हम फिट अप्लाई कर रहे हैं सो इट विल फिट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉडल, मतलब जितने भी क्लासिफायर में मॉडल है सारे मॉडल पे फिट करेगा। आपका जल्दी काम करेगा ऐसा ये फिट मॉडल। तो ओके, हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सिंपल कि पहले हमने दो मतलब टेस्ट ग्रेटर देन 50,000 वाले 4 सैंपल लिए हमने और लेस देन 50,000 वाले 4 सैंपल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ग्रेटर देन 50,000 वाले और लेस देन 50,000 वाले 4 सैंपल ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है, टेस्ट डेटा सेट में से ये। और फिर इसका डॉट क्लासेस में क्या है, पहले लेस देन 50,000 ग्रेटर देन 50,000। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एवरेज लाइक एवरेजिंग मॉडल डॉट प्रिडिक्ट ग्रेटर देन 50,000 वाला देख रहा हूँ सारे का। और इसका देखो यहाँ पे गलत प्रिडिक्शन कर रहा है, ये लास्ट वाले एग्जांपल में है। ठीक है, सो फॉर हार्ड प्रिडिक्शन दीज आर द वोट्स। हाँ, एक मिनट रुको रुको रुको, हमें यहाँ पे वोटिंग क्लासिफायर में सॉफ्ट प्रिडिक्शन ही रखा है ना। हाँ, हार्ड लगेगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमारा ग्रेटर देन 50,000 है और ये भी ग्रेटर देन 50,000 रख रहे हैं। उसमें वो एवरेजिंग मॉडल नहीं एस्टिमेट होता है। एक मिनट, क्या किया, उल्टा मैंने चेंज कर दिया क्या बीच में।
टेस्ट ग्रेटर देन 50,000, टेस्ट लेस देन 50,000, है ना। तो हमने वोटिंग क्लासीफायर में, एवरेजिंग मॉडल में प्रेडिक्ट किया, ये हुआ हमारा, और नेम में रखा है ओके क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट। ओके ओके, सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि ये जो हर एक मॉडल का जो नेम्ड एस्टिमेटर डॉट आइटम, ये क्या देगा, उसका वैल्यू और उसका ऑब्जेक्ट, है ना। नेम्ड एस्टिमेटर डॉट आइटम्स, ये जो देखा था ना ऊपर हमने, नाम और उसका ऑब्जेक्ट, और वो दोनों ले रहे हैं और उसका हम ये देख रहे हैं कि क्या वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सारे क्लासीफायर लगभग सिर्फ यहाँ पे डिसीजन ट्री यहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, बाकी सब में सही काम किया है, बट यहाँ पे हर एक क्लासीफायर ने 0 0 0 0 0 0 प्रेडिक्ट किया है। तो हो सकता है डेटा में ही कुछ प्रॉब्लम है ना। इतना मेहनत करने के बाद करना ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। अब हर एक का स्कोर देख रहे हैं। यहाँ पे इधर देखो, इसका स्कोर नहीं, कौन सा था हमारा, सब में ना, सब में इसका स्कोर डिसीजन ट्री में भी 1 है, इसमें 57% है ना, इसमें 78% है, इसमें 80% है और इसमें 82% है। तो कैट बूस्ट, लाइट जीबीएम और एक्जी बूस्ट ये बहुत ही हाईली कह रहा है कि ये क्लास 0 ही है, क्लास 1 नहीं है ना। तो हो सकता है डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, अब तो गारंटी है ना, क्योंकि ये सारे क्लासीफायर ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था। सो यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते थे कि मीन स्टैंडर्ड क्रॉस वाइज स्कोर लगा सकते हैं, वो बनाया था वो क्रॉस वैलिडेशन करेंगे डेटा सेट पे, है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन देगा, हाँ, वो और एवरेजिंग मॉडल के ऊपर, और फिर हम यहाँ पे ट्रांसपोज करके देख रहे हैं। सो विल हैव टू, मैं थोड़ा स्टैकिंग बाद में देखेंगे, स्टैकिंग बाद में देखेंगे क्योंकि दूसरे बैच वाले वेट कर रहे हैं। तो वापस से ये देखेंगे, ठीक है, यहाँ से स्टैकिंग देखेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा ही है बट ठीक है। हाँ ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिल से जाओ। साइन कराएंगे